डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है लोगों को, काम आएगी, बट डिफरेंशिएशन को पकड़ के मत बैठ जाना। अगर देखो इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। और अगर तुम मुझसे हर क्वेश्चन में ये सवाल पूछोगे कि भैया डिफरेंशिएशन में ऐसे होता है, इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा, ये तो नहीं हो रहा, समझ गए? दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलोगे तो ना डिफरेंशिएशन समझ में आएगी ना इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन भगवान की दया से थोड़ी बहुत तुम्हें याद नहीं है, वो भी जाती रहेगी। तो डिफरेंशिएशन को अभी के लिए इतना समझो, डिफरेंशिएशन इज द ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, बस। ठीक है? उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के 2-4 कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें रिलेट करके बताऊंगा। भाई मैं यहां पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग के 2-4 कॉन्सेप्ट्स से तुम्हें रिलेट करके बताऊंगा, बाकी जो कुछ भी है वो सारा इंटीग्रेशन का बिल्कुल सेपरेटली चलेगा। सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा करने से कैसे इंटीग्रेशन बनती है। सिर्फ स्टार्टिंग के 2-4 कॉन्सेप्ट्स वैसे करेंगे, बाकी फिर डिफरेंशिएशन को साइड रख देना, भूलना नहीं, साइड रख देना, और इंटीग्रेशन बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी की तरह हम समझ के चलेंगे। ठीक है? तो देखो, अगर तुम्हें मैं एक फंक्शन दूं sin x, बोलो क्या फंक्शन दूं? sin x। और तुम्हें कहूं sin x से यार cos x पे, sin x को cos x बनाओ, तो तुम ये कहोगे भैया बहुत आसान है। क्या करते हैं? sin x को ना डिफरेंशिएट कर देते हैं। sin x को cos x बनाना है, तो अब sin x को क्या कर दो? डिफरेंशिएट। बेटा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? तो ये d का देखो, इस d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। नीचे वाले dx का मतलब क्या होता है? ये बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू। पता है तुम्हें ये बात? ऊपर वाले d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x क्या बन जाएगा? cos x। अब मान लो cos x से वापस sin x पे आना है, तो हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट। सिंपल सा फंडा है। अगर sin x से cos x पे जाना है, आप क्या करोगे? गुड इवनिंग। sin x से cos x पे जाना है, आप क्या करोगे? आगे गए अभी वीडियो sin x से cos x पे जाना है, क्या करोगे? डिफरेंशिएट, है ना? मतलब sin x को डिफरेंशिएट करके आपको cos x मिलता है, तो cos x को इंटीग्रेट करोगे वापस sin x में। आ गई बात समझ? अब इसको लिखते कैसे? जैसे डिफरेंशिएशन का ये सिंबल होता है, इस d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट, dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। और बेटा इंटीग्रेशन में भी ये सबसे क्रूशियल चीज है, ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये समझ नहीं आए तो पूरी इंटीग्रेशन में हमेशा फंसते चले जाओगे। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ स्टार्टिंग की 2-4 बातों में, उसके बाद डिफरेंशिएशन भूल के इंटीग्रेशन बिल्कुल सेपरेटली समझेंगे। वो ख्याल भूल जाना जो होगा। यहां देखो जल्दी से। अब मान लो cos x से तुम्हें sin x पे आना है, cos x से sin x पे आना है, क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे cos x, जैसे डिफरेंशिएशन में d by dx आगे लिखते हैं, इंटीग्रेशन में ये सिंबल यूज होता है। इसका मतलब होता है cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट। अब cos x में वेरिएबल कौन सा है? तो इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अब मैंने ये बताया था, जब डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करें तो dx आता है। ऊपर वाले d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट। नीचे वाले dx का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? अब यहां इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के। तो इसके साथ में इंटीग्रेशन, बीच में आता है फंक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है? और उसके बाद लिखा जाता है, इसका मतलब होता है dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। sin x को डिफरेंशिएट किया, क्या मिला? cos x को इंटीग्रेट क्या करेंगे तो क्या मिल जाएगा? sin x। समझ गए? तो सुनो, sin x का डेरिवेटिव cos x का इंटीग्रल sin x। समझ गए? ओके। ऐसे ही अगर मान लो आपको मैं कहूं cos x को डिफरेंशिएट करो, cos x को डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? माइनस साइन x। तो इसका मतलब माइनस साइन x को इंटीग्रेट करने पे विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? cos x। समझ में आई? ये किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन। किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसकी हो रही है? माइनस साइन x की। नेगेटिव नंबर की हो रही है, नहीं हो रही? ये नेगेटिव बाहर आ सकता है। ठीक है? तो माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x dx क्या हो जाएगा? cos x। समझ गए? ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या होता है? साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x।
इसीलिए मैं कह रहा था अगर दोनों को साथ साथ समझ के चलोगे ना फर्स्ट से चले जाओगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो sin x का डेरिवेटिव और इंटीग्रल माइनस देखो cos x। देखो sin x का डेरिवेटिव cos x और इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x। एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज होते चले जाओगे। तुम्हें समझ में आ गया बेसिक फंडा? ठीक है। जैसे x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है? 3x²। तो अगर इस 3x² को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? x³ आएगा। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं है? सबको क्लियर है? ये है सिंपल सा फंडा। अच्छा इसके बाद अब मैं तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, लेकिन फॉर्मूले पढ़ाने से पहले कुछ और बताना चाहता हूं। देखो अभी तुमने कहा कि d/dx ऑफ x³ कितना होता है? 3x²। तो ये बताओ d/dx ऑफ x³ प्लस 4 कितना होगा? 3x²। d/dx ऑफ x³ माइनस e क्या है? e क्या होता है? कांस्टेंट है कोई, है ना? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। ठीक है। d/dx ऑफ x³ माइनस √2/5 क्या होगा डेरिवेटिव? समझते जाना बात को। ठीक है। d/dx ऑफ x³ प्लस 6 प्लस √2 क्या आएगा आंसर? मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर कोई भी चीज दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करके 3x² आ रहा है, 3x² को इंटीग्रेट करके क्या आएगा? वापस वही आएगा। ये देखो x³ को आपने डिफरेंशिएट किया क्या आया? 3x²। इसको डिफरेंशिएट करके भी क्या आएगा? 3x²। इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करके। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने बाकी सभी में देखो यहाँ पे सिर्फ x³ था, लेकिन बाकी सभी मैंने x³ के साथ क्या रखे हैं? कांस्टेंट्स। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि देखो इन सभी का डेरिवेटिव क्या है? 3x²। लेकिन जब 3x² से मुझे वापस आना पड़ेगा, ये सारे आंसर ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, मतलब इसको इंटीग्रेट करूंगा ये मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x² मिला, 3x² को इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलेगा। तो 3x² का इंटीग्रल करके, इंटीग्रेट करके उसको फाइनल आंसर है कौन सा? बात को समझो, आ रही है मेरी बात? समझो। क्योंकि अगर देखो इसमें बेसिक फंक्शन है x³, ये x³ का डेरिवेटिव 3x²। x³ के बाद मैं कोई भी कांस्टेंट लगा दूं उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो डिफरेंशिएट करके आएगा क्या? 3x²। तो 3x² को जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे आंसर तो सारे ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है वो अपनी मर्जी से लगाए हैं। कभी मैंने 4 लगाया -e -2/√5 या 6 + √2। तुम तो अपनी मर्जी से कुछ और भी लगा सकते हो। तो कितने कांस्टेंट के ऑप्शन है हमारे पास x³ के साथ लगाने के लिए? इनफिनिटली मेनी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 3x² को इंटीग्रेट करके एक आंसर नहीं आएगा, इनफिनिटली मेनी आंसर्स आएंगे। यस और नो? समझ में आ गई बात? 3x² को इंटीग्रेट करके ये सारे आंसर और इसके अलावा भी इनफिनिटली मेनी आंसर्स ठीक है। बस करना क्या है? बस करना क्या है? ये जो बेसिक फंक्शन है इसके साथ कांस्टेंट लगा देना है। समझ में आई बात? यस और नो? इसका मतलब याद रखना, जब आप 3x² का इंटीग्रल करोगे ना तो आप x³ तो लिखोगे, लेकिन ये तो एक आंसर होगा ना। मैंने बताया इसके इंटीग्रेशन में कितने आंसर हो सकते हैं? जिसका ये डेरिवेटिव है। और 3x² कितनों का डेरिवेटिव है? इनफिनिटली मेनी का। और उन सभी में एक ही तो डिफरेंस है, बस x³ के साथ कोई कांस्टेंट होगा। तो आप आंसर हमेशा लिखोगे x³ प्लस c। ये तो पढ़ा होगा क्लास में, पता होगा कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बात समझो। x³ प्लस c। तो कभी भी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे हमेशा साथ में इंटीग्रेट करके c जरूर लगा देना। इसके बाद हम फॉर्मूले पढ़ने स्टार्ट करते हैं। राइट? c 0 हो गया। कांस्टेंट 0 भी हो सकता है ना बहन? हाँ बिल्कुल हो सकता है। c की वैल्यू मान ले -3 है, तो x³ प्लस c क्या बन जाएगा? x³ प्लस -3, कोई बात नहीं, ये ले -3 हो, क्या दिक्कत है? आ गई बात समझ में? चलो टॉपिक लिखो, फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। लिखेंगे नहीं, सिर्फ टॉपिक डालो। लिखने के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कभी नहीं, अभी सिर्फ समझ लो। करो स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इंटीग्रल ऑफ dx करते हो, अरे ये क्या है? देखो सिर्फ dx है ना, है या नहीं है? सिर्फ dx है।
dx का मतलब इसके साथ में क्या है, इसके साथ में क्या है, इसके साथ में क्या है, और 1 का इंटीग्रेशन। देखो एक चीज समझो, सिर्फ dx का मतलब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू, अरे किसका, तो इसको यहाँ पे हम dx into 1 लिख सकते हैं। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, तो 1 into dx हो गया। अब एक बात बताओ, 1 को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, x के लिए। 1 को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x ही आंसर है। मैं बार-बार इस चीज पे जरूर फोकस करूंगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। x को हम 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर आएगा x। क्यों आएगा, x का डेरिवेटिव करें अगर x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x। क्लियर है। अच्छा x के साथ कांस्टेंट हम कितने जोड़ सकते हैं, इनफिनिटी। तो हम फिक्स नहीं करते कौन सा कांस्टेंट, बट c लिख देते हैं, ये कोई कांस्टेंट। नेक्स्ट, कि अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो किसी k का, k क्या है कोई, k क्या है कोई, k क्या है कोई कांस्टेंट, तो बात को समझो ध्यान से। जब भी, अच्छा k किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, k किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, dx से। जब भी कोई कांस्टेंट होगा ना, इसको बोलते हैं बेटा, देखो जिसको इंटीग्रेट करते हैं ना, हम यहाँ किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेट करना होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, या फिर हम उसको बोलते हैं फंक्शन, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, सिर्फ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं होता था नहीं होता था। अगर आपको मैं कहूं कि d by dx ऑफ 5x स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 5 बाहर निकाल दोगे, d by dx किसका कर दोगे, सिर्फ सेम यहाँ पे। ठीक है, तो अगर k कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे k कोई कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, k x प्लस। कोई डाउट। अच्छा, तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, मेरी बात को समझना ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं सुनो फटाफट। कि भैया देखो k तो बाहर आ गया और आपने बताया इंटीग्रल dx की वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रल dx की वैल्यू क्या होती है, x प्लस c, और k किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ dx, और इंटीग्रल ऑफ dx का आंसर क्या है, x प्लस c, तो k पूरे x प्लस c से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। ठीक बात है, नहीं है। इंटीग्रल dx का आंसर क्या है, x प्लस c। तो अगर मैं बेटा इधर k से मल्टीप्लाई कर दूं k इंटीग्रल dx, तो उधर भी तो पूरा मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, करो अपनी मेहनत बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ा रहे हो, जब k इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो kx प्लस ये नया कांस्टेंट ही तो है, k कांस्टेंट था, c कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा। तो समझ जाना, आगे मैं ऐसी बहुत जगह पे करूंगा, इसको ना अलग से सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बस k को x से मल्टीप्लाई करके प्लस c लिख दूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को लिख के काम बढ़ाने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर आ गया kx प्लस c। तो मान लो इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx। अब ये क्या है, हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बोलो यार, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, और उसी x की कोई पावर मिल जाए, कैसी भी पावर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव, बस एक को अवॉइड करना, वो बताऊंगा कौन सी को अवॉइड करना, और वो तुम खुद भी समझ जाओगे। x की कोई पावर जिसके रिस्पेक्ट में है उसी की पावर होनी चाहिए, किसी और पे अप्लाई नहीं होगा ये। जिसके रिस्पेक्ट में अगर उसी की पावर है, आप क्या करोगे, पावर वही लिखा बेस, पावर में a क्या है, पावर पहले क्या थी, n प्लस 1 कर दो, 3 है तो 4 कर दो, 5 है तो 6 कर दो, डिवाइडेड बाय सेम पावर नीचे, जो पावर है उसी को नीचे लिख दो प्लस। समझ लो, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर उसी की कोई पावर है, एग्जांपल दूंगा अभी, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर उसी की पावर का इंटीग्रेशन करना है, पावर में एक ऐड सेम पावर नहीं है। जैसे कि अगर आपको मैं कहूं इंटीग्रल ऑफ x की पावर 6, क्या लिखोगे, पावर में एक ऐड x की पावर में प्लस। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर क्वेश्चन आ गया इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x dx, तो बेटा क्या लिखोगे, sin क्यूब x by 3 ना, वो भी गलत है, मेरी बात को सुनो, तभी मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएशन को मत रिलेट करना। मैंने अभी क्या बोला, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर उसी की पावर है तो होगा बस sin स्क्वायर x। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, x के रिस्पेक्ट, तो x की पावर होनी चाहिए। या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, x के रिस्पेक्ट, अरे यार किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, पावर किसकी है, sin x की, ये रूल नहीं लगेगा। यानी कि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। ये बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है जो तुम लोग करते हैं। क्यों, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आदत क्या होती है, पावर आगे पावर में से कम, बाकी बाद में देखेंगे हम, यही करते हो, इसमें नहीं करना। पावर वाला फंडा सिर्फ तब लगता है जब अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और x की ही पावर है, तो यहां x की पावर नहीं, याद रखोगे ना इस बात को।
जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें अगर उसी की पावर है तो हम लिख सकते हैं पावर में एक ऐड सेम पावर है। बोल दो ना तुम इतना जोर लगा दिया मैंने, बोलो जल्दी। पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे, पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे। चले आगे, ठीक है। तो ये बताइए x की पावर 17 का आंसर इंटीग्रेट करके x की पावर 18 अपॉन प्लस, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ x की पावर -4 क्या आएगा? पावर में क्या? -4 प्लस 1 सेम पावर नीचे प्लस c, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। तो x की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे प्लस, ये तो पढ़ा ही हो तुम, यस और नो? तो ये भी इसी रूल से है। क्लियर? हैं? बोल 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 यार बोल। ये x की लास्ट वाला पूछ रहा था मैं कह रहा हूं x की पावर 0 dx है। x की पावर 0 क्या होता है? अब इसका इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें क्या बताया? x प्लस c। इस पे वो वाला रूल भी अप्लाई करके देख लेना। पावर में एक ऐड 0 पे 1 ऐड करियो 1 सेम पावर नीचे प्लस c, सेम आंसर है, दोनों नहीं है। वो कर ले, माइनस ही करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है क्या होता है आगे जाके ना, देख मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन से क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, उससे पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे ना एक कांस्टेंट नहीं, चार कांस्टेंट्स आएंगे, क्योंकि चार अलग अलग इंटीग्रेशंस होंगी एक ही क्वेश्चन में। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा 3 पेज का, 4 अलग अलग कांस्टेंट्स आएंगे। अब उनको माइनस माइनस करती रहेगी ना, माइनस प्लस में कंफ्यूजन होती रहेगी, इसलिए हम सारे प्लस लेते हैं। प्लस 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 करना ज्यादा इजी होता है, बाकी चॉइस है माइनस ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे। तो ये बताओ इस हिसाब से n is a constant। अब मैं बताता हूं क्या। मान लो मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3x, क्या करोगे? पावर में एक ऐड सेम पावर नहीं करना। ये रूल सिर्फ तब अप्लाई होता है जब x की पावर कोई कांस्टेंट। बोलो x की पावर कैसी हो? बोलो यार x की पावर कैसी हो? बोलो x की पावर कैसी हो? यानी कि मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा? n is a सिर्फ तब अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे x की पावर वेरिएबल है तो अप्लाई होने वाला। मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ x की पावर cos x क्या होगा? x की पावर cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस 1 प्लस c नहीं होगा, सिर्फ x की पावर वेरिएबल होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? सिर्फ x की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। सही बताओ। अब भी वो रूल अप्लाई नहीं होगा, कुछ और तरीका है यहाँ करने का, वो बताऊंगा बाद में मैं। क्रिस्टल ध्यान दें, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? x की पावर से लगेगा, और वो भी x की पावर कैसी? x की पावर कैसी? अच्छा, पावर ना -1 नहीं होनी चाहिए, ये पावर -1 नहीं होनी चाहिए। इसका भी रीजन बताता हूं, सुनते जाओ ध्यान से। इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, अगर तुम स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर ध्यान से सुन लोगे ना मेरी बातों को, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, फॉर्मूले बुक में भी लिखे हुए हैं। क्या खास बात है जो मैं पढ़ा रहा हूं? मैं भी वही पढ़ा रहा हूं, बट द थिंग इज जब कोई बोल के वर्बली पढ़ाता है वो चीजें दिमाग में बैठती हैं। सुनो ध्यान से, n -1 नहीं होना चाहिए। -1 क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? एक बात बताओ, 1/x का मतलब क्या होता है? 1/x का मतलब क्या होता है? x की पावर यानी कि यहाँ पे हम किसका इंटीग्रल पढ़ रहे थे? x की पावर n का, और वो n क्या रख दिया मैंने? तो क्या कर करोगे? पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे करके देखो। x की पावर में -1 में एक ऐड सेम पावर नीचे, x की पावर 0 x की पावर 0 और नीचे क्या आ गया? ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, नीचे 0 आ गया ना डिनोमिनेटर, नॉट डिफाइंड हो गया। इसीलिए ये रूल जब पावर -1 हो उस पे अप्लाई होता नहीं है। आ गई बात समझ? पावर -1 होने पे अप्लाई होता नहीं है। क्लियर? अच्छा, -1 का मतलब क्या है? सुनो, x की पावर -1 का मतलब क्या है? x की पावर -1 का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, 1/x। तो इसका अलग से बताया था ना तुम्हें, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ 1/x with respect to x is equal to log mod x plus c। क्लियर नहीं है?
अच्छा भैया मॉड क्यों लगाया मैंने? एनीवन? मॉड क्यों लगाया ना? लॉग में जो इनपुट होता है, मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे मान लो x की वैल्यू -4 है, लेट्स अज्यूम x की वैल्यू क्या है? -4 है। ये मत कहना भैया तो कांस्टेंट हो गया। अरे x क्या है? वेरिएबल ना, कितनी वैल्यू ले सकता है? इनफाइनाइट वैल्यू। कभी x की वैल्यू -4 हुई, लॉग में आप -4 नहीं डाल सकते। लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए आपको वहां क्या लगाना पड़ेगा? मॉड्यूलस, उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है? log mod x प्लस, कोई डाउट? तो n इज अ कांस्टेंट एंड शुड नॉट बी इक्वल टू, अच्छा है। तो इस हिसाब से ये बताओ इंटीग्रल ऑफ रूट x क्या होगा? याद करते हो ये सारे, ऐसे कैसे आंसर आना चाहिए? इंटीग्रल ऑफ रूट x, बोलो बोलो बोलो। रूट x का मतलब होता है स्क्वायर रूट x का मतलब होता है पावर 1/2, पावर देखो एक बात समझो, रूट x ना तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगा, हर बार पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक बार समझ लो फिर फॉर्मूला याद करना। इंटीग्रल ऑफ रूट x, आप रूट को लिखोगे x की पावर, अरे x की पावर कांस्टेंट है या नहीं है? है या नहीं है? और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो सीधी सी बात है पावर में एक ऐड सी पावर, पावर में एक ऐड क्या हो जाएगी? 1/2 में एक ऐड और 1/2 प्लस 1 प्लस व्हाट इज 1/2 प्लस 1 x की पावर डिवाइडेड बाय 3/2 को वैसे लिखो, समझे या नहीं समझे? क्लियर नहीं है? बोलो प्लस। तो ये होता है रूट x का इंटीग्रल, आपको समझना जरूर है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। अच्छा एक बात लो, मैंने सी लास्ट स्टेप में लगाया या पहले ही लगा दिया? अरे यार सी नहीं दिख रहा तेरे को? सी लास्ट स्टेप में लगाया, पहले ही लगा दिया था। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, आप इंटीग्रल का तरीका लगाओगे कि पावर में एक ऐड सी पावर नीचे, इंटीग्रल का साइन हटा देना, dx हटा देना, प्लस सी लगा देना। चलिए आगे। तो ये बताओ, इंटीग्रल किसका करना है? x की पावर 1/2। तो तू क्या करेगा? तू तो जरूर समझ, पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे। तो बेटा जैसे ही तूने पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया तूने, तो इंटीग्रेशन हटा दे। इंटीग्रेशन हट गया तो किसके रिस्पेक्ट में करना है? उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हटा दे। इंटीग्रेशन और dx हट गए, पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे, वहीं पे प्लस सी लगा दे। लास्ट कई बच्चे पता क्या करते हैं? पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लास्ट में प्लस सी लगा देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन हटा, साथ साथ प्लस सी लगा। आगे समझ, स्लो चलेंगे, फॉर्मूले समझना बहुत जरूरी है, आगे देखेंगे। ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट x वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन, वन बाय रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? नीचे क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2, तो हम इसे नोट करेंगे 1/x की पावर। अगर इस पावर को ऊपर लेके जाना है कैसे जाएगी? सॉरी एक्स को ऊपर लेके जाना है कैसे जाएगा? पावर एक्स की पावर क्या करना? ठीक है, अब क्या होगा? आगे पावर कांस्टेंट है, -1 के इक्वल नहीं होगी, पावर कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी की है पावर में एक ऐड सेम पावर, x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखो जैसे मैंने पावर में एक ऐड सेम पावर नीचे किया, मैंने इंटीग्रेशन हटा दी, dx हटा दिया, प्लस सी लगा दिया। अब क्या होगा? -1/2 प्लस 1 x की पावर 1/2 और नीचे क्या आएगा? 1/2, वो जो 1/2 आएगा उसको मैं यहां लिख दूं, ठीक है, प्लस सी। तो आंसर कैसा आ गया? 2√x प्लस, किसका इंटीग्रल है? इसमें 1/x का 1/2 है, इसको 2 लिख सकते हैं। किसको? नहीं, कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 नहीं लिख सकते, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, अगर वो खुद है सिर्फ तब, समझ लो इस बात को। अगर x के रिस्पेक्ट में और नीचे सिर्फ x है तो होगा लॉग, अदरवाइज कभी लॉग नहीं होगा, पावर में एक ऐड सेम पावर। आई बात समझ? तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर x क्या आएगा? e की पावर x प्लस c, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, तो इसका इंटीग्रल भी क्या होगा? e की पावर x। अगर मान लो, अच्छा एक सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर में वही x होना चाहिए। कई बच्चे क्या करेंगे, मैं कहूंगा बताओ e की पावर sin x dx, तो वो क्या दिखाएंगे? गलत है। इनको करने के और तरीके होते हैं, वो बताऊंगा, बहुत सारी तरीके के इंटीग्रेशन आएंगे अभी।
जैसे डिफरेंशिएशन में कैसी थी, लॉगरिथमिक थी, पैरामीट्रिक थी, सेकंड ऑर्डर थी, ये है ना सारे अलग अलग टाइप की डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन भी कई तरीके की होती है। अभी हम सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। चलिए देखिए बराबर, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और e की पावर x है तो सेम आएगा, और कुछ है तो नहीं है। मतलब है ना e की पावर sin x, मत लिखना e की पावर sin x। आ रही है मेरी बात समझ? e की पावर sin x और d sin x होता तो फिर यार डिफरेंशिएट sin x के रिस्पेक्ट में करते तो फिर यार हाँ e की पावर sin x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो e की पावर kx है, e की पावर क्या है, जहां k क्या है, कोई k क्या है, कोई कांस्टेंट, तो आंसर क्या आएगा? समझना बात को ध्यान से, जो बता रहा हूं मेरी बात पे पूरा फोकस करना। x के रिस्पेक्ट में करने हैं, x तो है, साथ में कोई नंबर हो, 2 हो, 5 हो, -3 हो, उसको एग्जांपल देंगे अभी। तो आपने क्या करना है, ये एज इट इज लिख देना, बस एक वही कांस्टेंट नीचे डिवीजन में आ जाए, ठीक है। क्या मतलब, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं e की पावर -3x, क्या लिखोगे भाई? इसका इंटीग्रेशन e की पावर, देखो अगर x होता तो सिर्फ x लिखते, e की पावर माइनस, कौशल e की पावर -3x है, डिवीजन में क्या डाल दो? -3 प्लस इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx। अब a क्या है यहाँ पे? a कोई कांस्टेंट होगा, a क्या होगा? कोई कांस्टेंट, और वो 1 से बड़ा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, दोबारा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो होते हैं जहां पे बेस कांस्टेंट होता है। बोलो बेस कैसा होता है? पावर वेरिएबल होती है। पावर कैसी होती है? और खासकर इसमें मैं तुम्हें बताऊं तो जिसके रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हो वही पावर होनी चाहिए। इसका एग्जांपल दो भैया, तो इसका एग्जांपल होता है जैसे 5 की पावर x, कांस्टेंट है ना, इसका आंसर क्या आएगा बेटे? 5 की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 प्लस c तो आएगा ये, ठीक है। तो इंटीग्रल a की पावर x क्या होगा? a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। अगर मैं a की पावर x की जगह a की पावर kx कर दूं, मतलब क्या कर दूं? सिर्फ इतना कि x के रिस्पेक्ट में था, वो x तो है, साथ में कोई कांस्टेंट है, जैसे वहां पे e के साथ किया था, तो क्या आएगा? a की पावर kx डिवाइडेड बाय log a साथ में k प्लस c। क्लियर? और भी हैं फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, तकरीबन 30-35 फॉर्मूले हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक तरह से समझा के चलूंगा। दूसरी बात, सारे के सारे ना जो अब सब्सिक्वेंट एक्सरसाइजेज होंगी उनमें, फर्स्ट के लिए जो बता रहा हूं उसको सुन लो। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे सबसे पहला इंटीग्रल ऑफ sin x dx क्या होगा? माइनस cos x, प्लस 3x, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ cos x sin x, उल्टा, ठीक है। 13th इंटीग्रल ऑफ sin cos tan x log mod sin x प्लस, ठीक है। 14th इंटीग्रल tan के जैसा दूसरा है, अभी समझाता हूं। tan के जैसा दूसरा क्या होता है? अभी समझ में आएगा। tan के जैसा दूसरा क्या होता है? इसका आएगा log mod, गड़बड़ हो गई ना यार, सीकेंड होता है यहाँ पे और यहाँ साइन। अब देखो ये कैसे आया, सुनो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये अभी तक क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। तो एक बात सुनना, sin x का सॉरी cos x का sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x का डेरिवेटिव cos x का इंटीग्रेशन, यानी कि इस हिसाब से तो सिर्फ इंटीग्रेशन उनका होता है जो किसी के डेरिवेटिव होते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जैसे एक बात सुनो, sin x को डिफरेंशिएट करने पे cos x आया, मतलब डिफरेंशिएशन का आउटपुट क्या है? अरे डिफरेंशिएशन का आउटपुट क्या है? cos x है। तो उसी का इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा। तुम मुझे एक फंक्शन बताना जिसका डेरिवेटिव तुमने tan x निकाला है आज तक। sin का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव, secant स्क्वायर है ना, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, secant का डेरिवेटिव secant x tan x, ठीक है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x cot x। मतलब कि tan x तो किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं ना,
वो कैसे आया आप सुन लो एक बार। tan x का इंटीग्रेशन ये तब आएगा ना जब इसका डेरिवेटिव tan x होगा। सुनो दोबारा, tan x का इंटीग्रेशन ये तब आएगा, tan x का इंटीग्रेशन ये तब आएगा जब इसका डेरिवेटिव करने पे tan x आएगा। यस और नो? अगर यार d by dx ऑफ मान लो p तुम्हारा q आया, तो q का जब इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो p आएगा ना। समझ गए बात को? तो अगर q का इंटीग्रेशन p आ रहा है, इसका मतलब p का डेरिवेटिव क्या होगा? q। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? tan x। करके देख लेते हैं। log ऑफ mod secant x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद है ना? log का डेरिवेटिव सबसे पहले 1 बाय मॉड नहीं आएगा, मॉड का काम सिर्फ इतना था log का आर्गुमेंट पॉजिटिव बनाना। इनटू में क्या आएगा? secant x tan x। क्या आ गया बेटा आंसर? tan x। समझ गए? तो उन्होंने सोचा बैठ के शांति से कि tan x तो वैसे किसी का डेरिवेटिव होता नहीं, हाँ, लेकिन log secant x का डेरिवेटिव क्या आएगा? tan x। तो tan x का इंटीग्रल क्या होगा? log secant x। ऐसे बनेगा। आ गई बात समझ? चलो log sin x, log sin x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? 1 बाय sin x इनटू में sin x का डेरिवेटिव cos x। क्या आ गया भाई? cos बाय sin cot x। तो जब इसका डेरिवेटिव cot x है तो इस cot x का इंटीग्रल क्या होगा? log mod sin x। कोई डाउट नहीं? आई बात समझ? ऐसे है। आगे चलो। हाँ, कौन सा? ये वाले कैसे आए हैं? वो log secant x का डेरिवेटिव अगर tan x आ रहा है तो tan x का इंटीग्रल ही होगा। नहीं समझ में? यार ये तो बेसिक सी बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर sin x से cos x पे जाना है तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो इस cos x का इंटीग्रल क्या है? sin x। आई बात समझ में? मतलब cos, अब सुन इसको देख, cos x का क्या कर रहे हैं? क्या आ रहा है? इसका मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x रहा होगा। जब sin x का डेरिवेटिव cos x रहा होगा तभी तो cos x का इंटीग्रल sin x है। इधर tan x का इंटीग्रल क्या है? ये इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या रहा होगा? tan x। log secant x का डेरिवेटिव क्या होगा? secant x into secant x का डेरिवेटिव, जो कि क्या होता है? secant x। secant से secant कट गया, tan x आ गया। मतलब इसका डेरिवेटिव tan x है तो tan x का इंटीग्रल ये सेम। चले आगे देखो, ये वाले ठीक है, साइन और कॉस ठीक है, tan में cot में ये एक जैसे हैं, ठीक है, log आता है, कोसिकेंट में सीकेंट में उनमें भी log आता है। इनके इंटीग्रल्स आसान है, बाकी जो चार बचते हैं ना, tan cot, tan का क्या बताओ? तरीका बताता हूं याद करने का। tan की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, किसके साथ आइडेंटिटी होती है tan की? सीकेंट के साथ। तो tan के इंटीग्रल में वही log के अंदर आता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब tan जैसा कौन है? ये तरीके याद करने के। tan जैसा कौन है? cot। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास? sin, cos, tan, secant, cosecant, cot। s से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? s से sin और secant। tan की आइडेंटिटी किसके साथ होती है? तो tan का हो गया log secant x। समझा? tan जैसा और कौन होता है? cot। cot में आएगा log दूसरे s वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। secant हो गया, sin बच गया। आई बात समझ? ठीक है, ऐसे याद करना है तुम्हें, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट याद जरूर करना। देखो मैं एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें ये नहीं पता ना इंटीग्रेट करके आंसर क्या आने वाला है तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बोरिंग हो रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 15 इंटीग्रल, अगेन इन दोनों में लॉग नहीं आता, बाकी चार में लॉग आता है। तो अगली बारी है secant x। ठीक है, इसमें क्या आएगा? log secant की आइडेंटिटी किसके साथ? tan के साथ। log mod secant x प्लस, आसान है अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इसी हिसाब से secant के जैसा कौन साउंड करता है?
और कोसिकेंट की आइडेंटिटी, अब तो इसमें लॉग आएगा, कोसिकेंट की आइडेंटिटी किसके साथ होती है? कोसिकेंट x और cot x, बस प्लस की जगह बीच में माइनस है, ठीक है? आई बात सुनो, अब सुनना sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव तो cos x का इंटीग्रल, ठीक है? ऐसे ही cos का हो गया, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो इंटीग्रल ऑफ secant square x, tan x, ये पहले से नहीं हो रही हाँ है हाँ नहीं 20। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x? डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x क्या होगा? माइनस cos x, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ secant x, डेरिवेटिव ऑफ secant x, secant x tan x, तो इंटीग्रल ऑफ secant x tan x, secant x, ये वो है जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बने हैं, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x cot x, तो इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट x cot x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, कांस्टेंट की पावर क्या हो? बेटा रुक नहीं सकता मैं, अगर रुक गया ना तो तुम कल गड़बड़ हो जाएगी सारी। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो वो एज इट इज अपॉन में log a, यहां पे जो a है ना दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है? सेम इसमें आगे, अगर a की पावर मान लो x के रिस्पेक्ट में और kx है, सेम a की पावर kx log a, साथ में नीचे किया जाएगा। चलिए sin x का इंटीग्रल बोलो, सारे बोलेंगे sin x का इंटीग्रेशन, देख के बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। sin x का इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल cos x का, cos x का c छोड़ दो, c छोड़ दो, cos x का, cos x का, sin x का, sin x का, cos x का, ठीक है? इनके होते हैं डायरेक्ट, बस डिफरेंशिएशन से उल्टे। जैसे sin का डेरिवेटिव क्या होता था? cos x, तो sin का इंटीग्रल माइनस cos x, साइन चेंज होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस sin x, अब माइनस नहीं आएगा, cos x का इंटीग्रल sin x, ओके? इसके बाद जो चार है ना, सबसे पहले tan पढ़ो, tan में, cot में, secant में, कोसिकेंट में log आएगा। आगे बात करते हैं, जब tan को आप इंटीग्रेट करोगे तो आप log लगाओगे, वानी सुन ले, tan को इंटीग्रेट करोगे क्या करोगे? log लगाओगे। tan की आइडेंटिटी किसके साथ होती है? log secant। tan के जैसा साउंड कौन करता है? cot। cot, अब देखो s वाले दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, secant और secant को ले गया tan, secant को ले गया sin, को कौन ले जाएगा? cot का क्या होगा? log sin x, cot का इंटीग्रल, cot का इंटीग्रल sin x का, अरे माइनस sin x का, माइनस sin x का, और cos x का, cos x का, tan x का, tan x का, tan x का, और मत बोल, tan x का, cot x का, cot x का, अब बात tan cot हो गए, कोई डाउट? tan देखो सीक्वेंस में याद करोगे तो अच्छे से याद होगा, tan में log secant, cot में log sin। आगे बात करते हैं secant का, secant और cosecant बच गए, ये दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं। secant की आइडेंटिटी में कौन आता है? secant और tan, तो secant का हो गया log secant x, इंटीग्रल ऑफ secant x है, ये तो किसी का आंसर नहीं था। इंटीग्रल ऑफ किसका? secant x क्या होगा? log secant x प्लस tan x, इंटीग्रल ऑफ secant x, इंटीग्रल ऑफ secant x, इंटीग्रल ऑफ secant x, इंटीग्रल ऑफ log x, बहुत बढ़िया, यही देखना। इंटीग्रल ऑफ secant x, log secant x प्लस tan x, secant के जैसा साउंड कौन करता है? cosecant x, तो इंटीग्रल ऑफ cosecant x, cosecant x माइनस, क्लियर? उसके बाद अब आते हैं डेरिवेटिव से।
इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स tan x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स tan x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स tan x, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स cot x। क्लियर है? इतनों में कोई डाउट? इसके बाद अब ना एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ सीकेंट और tan आपस में क्या हो रहे हैं? सीकेंट और tan आपस में क्या हो रहे हैं? दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैंने इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। क्यों आया? क्योंकि ना ये दोनों का प्रोडक्ट ना सीकेंट x का डेरिवेटिव था। सीकेंट x और tan x को मल्टीप्लाई करते हैं तो सीकेंट x का डेरिवेटिव बनता है ना ये, इसलिए इसका इंटीग्रल ये कर। लेकिन अगर इसकी जगह पे तुम्हें कुछ और दे दूं, जैसे e की पावर x sin x, सुनना बात, यहां पे भी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? दोनों आपस में, कौशल घड़ी कर दे दूं ले जाने के लिए, बहुत पसंद आ गई मेरे को तुम्हें, हैं? पसंद नहीं है? उतार के दूसरी लगा दे। अच्छा, फिर तो उसको वैसे ही देखता रहेगा, तो इसको नहीं छोड़ता, तो पसंद नहीं है तेरे को। बस यार देखो, e की पावर x और sin x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन इतनी आसान नहीं होती। यहां पे क्यों हो पाई इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में? क्योंकि ये सीधा डेरिवेटिव से हुआ है ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वैसे इंटीग्रेशन नहीं होती। तो सुन लो बात को ध्यान से आगे, बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे क्या। तो अब बात ये है कि अगर अच्छा इंटीग्रेशन होती किसकी है कुल मिला के? फंक्शंस की। इंटीग्रेशन किसकी होती है? फंक्शंस की। दो फंक्शन है fx और gx, दो फंक्शन है fx और gx, इसका पूरा इंटीग्रेशन करना है। जैसे e की पावर x प्लस sin x, इसका करना है। तो बेटा क्या होगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस sin x का इंटीग्रेशन, मतलब दो अगर चीजें ऐड हो रही हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग टूटेंगे, फॉर्मूले लगेंगे, आंसर। इसका मतलब अगर fx और gx ऐड हो रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ fx gx। इस तरह का इंटीग्रल टूट गया, बीच में आएगा प्लस, क्या आएगा बीच में? बीच में क्या आएगा? प्लस इंटीग्रल ऑफ gx dx। सेम गोज फॉर subtraction, but in case of fx into gx you can't write it as integral of fx dx into, चल भाई बोलते हो, इंटीग्रल ऑफ gx dx नहीं लिख सकते आप। अगर दो फंक्शन, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, और अभी आएगा भी तीसरी चौथी एक्सरसाइज के बाद आएगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको इंटीग्रेट करना है, या तो वो देखो कुछ इस टाइप का हो, ये तो सीधा डायरेक्ट डेरिवेटिव है किसी का, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं किसका डेरिवेटिव है। लेकिन अगर जैसे ऐसे अभी बताया था मैंने e की पावर sin x, अब e की पावर sin x किसी का डेरिवेटिव होता है? नहीं होता, डायरेक्ट फार्मूला तुम्हें नहीं पता, तो इसका मतलब इसमें कुछ और फंडा लगेगा, वो बता देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पे अलग अलग ब्रेक होने वाला नहीं है, ठीक है? तो कभी भी ऐसे मत कहना कि भैया देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, भैया सुनो मेरी बात, क्या बोलो भाई, कहते देखो e की पावर x का क्या हो गया, e की पावर sin x का हो गया, आंसर आ गया, गलत है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो तुम लोग करते हो, जो तुम्हारी दिन सोच चलती है इस हिसाब से, गलत नहीं हो तुम लोग, बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं, जो पोटेंशियल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं मत करना, ठीक है? देखो तुमने क्या किया, इसका इंटीग्रल e की पावर x, इसका इंटीग्रल माइनस cos x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, किया नहीं किया? इंटीग्रेशन किसका करना था? इस पूरे का। तुमने तो इसका इंटीग्रल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ऐसा हुआ कि इस पे अलग इंटीग्रेशन कर दिया, इस पे अलग इंटीग्रेशन कर दिया, टूटता तो है नहीं मल्टीप्लिकेशन। देखो समझ ही नहीं आएगा अभी क्या आएगा, अभी छोड़ दे, बस ये समझ ले इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता फिलहाल जितनी तुम्हारी नॉलेज है उसके हिसाब से, राइट? सेम गोज फॉर डिफरेंशियल, सॉरी डिवीजन। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ऊपर वाले का अलग इंटीग्रल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का अलग, नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बोला e की पावर x अपॉन x, ये आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, भैया देखो e की पावर x और x डिवाइड हो गया, x क्या है? ठीक है, हम अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं। e की पावर x का इंटीग्रल भैया e की पावर x, और x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन v2, आंसर गलत है।
तुमने इसका इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मतलब तो ये है ना तुमने इस पे अलग इंटीग्रल तोड़ दिया और इस पे अलग इंटीग्रल, तभी तो होगा ना। x का हो जाएगा x² 2 और इसका हो जाएगा e की पावर x, ये तो तब होगा। लेकिन जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं अलग अलग इंटीग्रेशन हो सकता, इसका मतलब इसका भी अब इंटीग्रेशन तुम करने की हालत में। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। मैं कल फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करा के सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा। ये जितना मैंने करा है इसको रट के आना। हाँ भेज देता हूँ, भी भेज देता हूँ। क्या भाई?